तो भारत की आज़ादी का सफ़रनामा या कहें कि भारत की आज़ादी के विषय वस्तु को हम लोग पढ़ रहे हैं कि आज़ादी के समय हमारा भारत कैसा था। पिछले सेशन में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि भारत की क्या स्थिति उस समय थी और वर्तमान में क्या है, यानी तब भारत कैसा था, अब भारत कैसा है। आज के सेशन में हम लोग भारत की उस समय की समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे जिस समय भारत बना था। एक नवजात भारत की कहानी, या जब 1947 में हम आज़ाद हुए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। आज पहले पूरी प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बनाऊंगा। यहाँ पे मैं प्रॉब्लम को 3 भागों में विभाजित करूंगा। पहला हिस्सा है पॉलिटिकल जो इशू थे, बहुत सारे राजनीतिक समस्याएं बहुत सारी थी। दूसरी सामाजिक समस्याएं बहुत थी और तीसरी आर्थिक समस्याएं बहुत थी। इन 3 कैटेगरी में समझ करके मैं एक लिस्टिंग करवाऊंगा कि तत्कालीन भारत की स्थिति क्या रही होगी। ठीक है, तो पहले आपको चीज़ों को समझना है और समझने के बाद एक एक करके थोड़ा सा मैं आपको लिस्टिंग कराऊंगा, आप लिस्ट कर लीजिएगा। ठीक, अब जब भारत का निर्माण हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय का डेटाबेस पिछले सेशन में हमने डिटेल से देखा था कि तब भारत कैसा था। और अब जब हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो हम पा रहे हैं कि भारत ने विकास बड़े स्तर पे किया है। 75 साल की जो हमारी जर्नी है, इसमें भारत ने बहुत कुछ अचीव किया है। अर्थव्यवस्था से लेकर, प्रति व्यक्ति आय से लेकर, शिक्षा के स्तर से लेकर, मेडिकल सुविधाओं से लेकर, वो तथ्यात्मक तौर पे सारा डेटा वहाँ पे मैंने आपको अवेलेबल कराया था। ठीक है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ी जरूर है, लेकिन इसके बावजूद भी अचीवमेंट भी कम नहीं है। तो निराश होने जैसा तो कुछ भी नहीं है कि देश में कुछ हुआ ही नहीं, राजनेताओं ने तो कुछ किया नहीं। हाँ, विकास की गति और तेज हो सकती थी, संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति बहुत तेजी से की जा सकती थी, बट उनको प्राप्त करने में हम थोड़ा सा पीछे रह गए। ये विषय हम देखने को पाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग जो आज के सेशन में कि प्रॉब्लम्स क्या क्या रही होंगी। तो प्रॉब्लम्स जैसा मैंने आपको बताया कि मैं 3 भागों में विभाजित करूंगा। पार्टीशन के टाइम पीरियड पे, आज़ादी के बाद क्या क्या भारत की प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले राजनीतिक प्रॉब्लम। यदि हम राजनीतिक प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी आपकी विभाजन। एक बड़ा प्रॉब्लम था। हिंदू और मुसलमान में व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए क्योंकि मुस्लिम देश के आधार पर पाकिस्तान का विभाजन हुआ। बड़ी संख्या में भारत में मुस्लिम रह गए और उनके मन में, आप खुद सोचिए, एक बड़ी आबादी जो चली गई यहाँ से, और जब वो गए तो उनके रिश्तेदार भी चले गए। बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार भी गए, अपने भी चले गए। कुछ ने डिसीजन लिया कि हम भारत में ही रहेंगे। आप सोचिए उनके लिए कितना जटिल रहा होगा कि धर्म के नाम पे एक देश बन रहा है, और जिन लोगों ने भारत में रहना पसंद किया उनको भारत के कानून के हिसाब से, भारत के संविधान के हिसाब से अपनी जीवन पद्धति को अपनाना था। भारत के प्रति एक तरीके से निष्ठावान बन के रहना था, यहाँ के नियमों को पालन करना था। और दूसरी तरफ एक मन में एक दुविधा भी, एक पाकिस्तान में चूंकि उनके बहुत सारे लोग चले गए तो एक लगाव की भावना भी पैदा हो जाती है कैसे भी करके। लेकिन भारत को अपना मूल देश समझ करके यहाँ पर बहुत सारे रुकने वाले लोगों की भी संख्या यहाँ पे रही। तो जितने मुसलमान पाकिस्तान में गए उससे ज्यादा संख्या भारत में रहने वालों की भी रही। उसको हम लोग देखेंगे। तो एक जो पहली बड़ी प्रॉब्लम है वो है विभाजन की समस्या, और इसके परिणाम स्वरूप, विभाजन के परिणाम स्वरूप शरणार्थी समस्या। आप ये देख रहे हैं ना, उस समय ट्रेनों की संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं थी, और ये कंडीशन हुआ करती थी कि लोग किस तरीके से अपना जो कुछ भी उठा पाते थे, थोड़ा बहुत सामान, है ना, घर द्वार तो वहीं छूट गया। विभाजन के परिणाम स्वरूप यहां से, पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में लोग भारत आए, और भारत से काफी बड़ी संख्या में, यहां तक स्थिति पंजाब और बंगाल वाले क्षेत्र में यह भी हो गई कि लाशें भर करके आती थी ट्रेन से और लाशें भर करके ट्रेन से जाती थी। ये कंडीशंस भी देखने को मिली। तो विभाजन और शरणार्थियों की समस्या ये एक बड़ी समस्या रही उस दौरान, तत्कालीन समय में। और इस समस्या ने एक नई समस्या को जन्म दे दिया पॉलिटिकली, चूंकि यहाँ पे धार्मिक तौर पे एक विविधता थी। ठीक है, सभी धर्मों के लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सब थे यहाँ पे। तो ये जो 5 उंगलियां हैं भारत में, सभी धर्म हैं, इन सभी धर्मों में एकता और अखंडता की समस्या। भारत को स्वतंत्र करते समय अंग्रेजों ने भारत को ही नहीं स्वतंत्र किया बल्कि रियासतों को भी आजाद कर दिया। कितनी रियासतें बनाते चले गए, ये देखिए। आप ये देख रहे हैं, जो इतना भी ब्लू कलर में देख रहे हैं ये ब्रिटिश इंडिया, माफ करिएगा ग्रीन कलर, येलो कलर में जो आप देख रहे हैं, है ना, जितना भी येलो कलर देख रहे हैं सारा ब्रिटिश इंडिया है। अंग्रेजों का द्वारा जो प्रिंसली स्टेट है वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ब्लू कलर में, ये प्रिंसली स्टेट है। तो देसी रियासतों को भी आजाद करा दिया। अब सोचिए इसको एक करना कितनी बड़ी बात रही होगी। विभाजन, पहले तो विभाजन, ठीक है, ये 2 क्षेत्रों को अलग कर गए ये पूरी तरीके से, और बाकी सबको अलग ही करके गए।
वो तो एक सूझबूझ रही उस समय के लीडर्स की। तो एकता और अखंडता की समस्या एक बड़ी समस्या के तौर पे देख सकते हैं, है ना। इसके बाद चलो ठीक है, एकता और अखंडता में लीडर्स ने काम किया, लेकिन कुछ आकर के खड़े हो गए, कश्मीर आके खड़ा हो गया प्रॉब्लम के तौर पे। आप देखिए कश्मीर कैसा आपको दिख रहा है, ये पीओके वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान के द्वारा जो कब्जा किया गया। एक ये यहाँ पे पुनन कश्मीर का भी कॉन्सेप्ट है, मैंने कश्मीर वाले क्लास में पढ़ाया था, कोई बताएगा क्या है पुनन कश्मीर? नहीं, वो नहीं है। ये वाला क्षेत्र है जो कि कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ वहां से। तो यहाँ पे बहुत सारे जो हिंदू लोग हैं जो कश्मीर में रह रहे हैं, वो एक पुनन कश्मीर की मांग कि हमारे लिए एक अलग राज्य की स्थापना की जाए। तो एक ये अलग आंदोलन चल रहा है, पुनन आंदोलन, पुनन कश्मीर का आंदोलन, है ना। ये वाला व्हाइट कलर का हिस्सा देख रहे हैं ना इस पूरे क्षेत्र पे, ठीक है। यहाँ पे घाटी वाले क्षेत्र में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो अपने आप में बहुत भयावह घटना रही। इसके बाद ये देख रहे हैं, ये आपका पूरा चाइना के पास है, ये हिस्सा आपका ये दे दिया गया है, पाकिस्तान के द्वारा चाइना को दे दिया गया है, चाइना के पास ये हिस्सा दे दिया गया है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप देख रहे हैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। पुनन कश्मीर की समस्या, जम्मू कश्मीर की समस्या, पीओके की समस्या या स्काई चीन की समस्या। तो ये कश्मीर देशी रियासत आज भी प्रॉब्लम बनी हुई है। कब बनाई गई? आज़ादी के समय। इसके बाद ये जो है आधे से ज़्यादा चाह रहे थे हैदराबाद अपनी तंज में था, उसको अपना चाहिए था। हैदराबाद के साथ जो है आपका जोधपुर पहले संभाग, ये वाला हिस्सा यहाँ के महाराजा की अपनी समस्या थी। इसके बाद ये भोपाल के महाराजा की अपनी समस्या थी। त्रावणकोर ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, ठीक है। जूनागढ़ की समस्या थी। तो इन सब को देशी रियासतों का एकीकरण एक बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय पे, समस्या के तौर पे हम इसे रख सकते हैं, ठीक है। तो कश्मीर और ये समस्या। इसके बाद विदेशी राजनीतिक व्यवस्था की समस्याएं। विदेशी राजनीतिक व्यवस्था की समस्याओं का मतलब ये है कि जो संविधान बनाया गया, लागू होते होते कब हमने जो है अडॉप्ट किया था संविधान? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन आप खुद देखिए उसके पहले का जो भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, है ना। अंग्रेजों ने बहुत सारे, अंग्रेजों ने राजभाषा को, अंग्रेजी को ही यहाँ पे मूल बनाया, ठीक है। तो जो विदेशी शासन था यहाँ पे भारत में, विदेशी राजनीतिक व्यवस्था थी, उस राजनीतिक व्यवस्था ने आज़ादी के बाद बहुत लंबा समय, पहले तो सभी को एकजुट करना, और एकजुट करने के बाद जो लैंग्वेज थी, प्रांतों को जिस तरीके से ब्रिटिश इंडिया को डेवलप कर रखा था, उन सब को बनाना, एक नया संविधान बनाना, ये सब एक बड़ी प्रॉब्लम के तौर पे देखा जा सकता है। उस व्यवस्था को फिर से रीस्ट्रक्चर्ड करना, ये उस समय के राजनीतिक समस्याओं के अंतर्गत प्रॉब्लम को देखा जा सकता है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं कश्मीर के द्वारा भी बहुत सारे काम, माफ करिएगा, पाकिस्तान एक बड़ी समस्या बन रहा, पॉलिटिकल प्रॉब्लम। क्यों बना रहा पाकिस्तान एक बड़ी प्रॉब्लम? क्योंकि पाकिस्तान क्या कर रहा था, जहां पर रहने वाले जो मुस्लिम वर्ग थे, क्योंकि उसका विभाजन तो धर्म के आधार पर हुआ था, तो पाकिस्तान यहां के मुस्लिम वर्ग में एक अविश्वास का भाव भरना चाहता था यहीं के प्रति। पाकिस्तान को यह लग रहा था कि यदि भारत के मुस्लिम एकजुट हो गए, एक हो गए, तो निश्चित तौर पे हमारा जो प्रोपेगेंडा है, जो दुष्प्रचार है, भारत विरोधी भावनाएं हैं, वो फल फूल नहीं पाएंगी। विभाजन को लेकर जो हथियार यूज किया गया था धर्म का, वो फल फूल नहीं पाएंगी। तो पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा भी लगातार फैला रहा था कि भारत विरोधी गतिविधियां बनी रहें, भारत के अंदर एकता विकसित ना हो, मुस्लिम समुदाय को अलग थलग करके रखा जाए। इस तरीके के मुद्दे भी लगातार तलाशे जा रहे थे और उनको लेकर के काम किए जा रहे थे। तो एक बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान भी लगातार क्रिएट कर रहा था। चला तो गया, लेकिन जाने के बाद भी अंदर से खोखला करना चाहता था भारत को। एक ये बड़ी प्रॉब्लम के तौर पे आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए और भी सोशल प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, लाइक जैसे हिंदू समाज में असंगठित अव्यवस्था थी। हिंदू समाज में आपको पता है कि ऐसा लग रहा था कि चलो राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है, अब सामाजिक एकता भी मिल जाएगी। वैसे इस पे काम गांधी पहले से ही कर रहे थे। गांधी तो लगातार हरिजन उत्थान आंदोलन या निम्न जाति को लेकर के लंबे समय से काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही राजनीतिक स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई, उसके बाद भी भारतीय समाज में अनेक वर्ग बन गए। जातिवाद के नाम पे, भाषावाद के नाम पे शुरुआत हुई, भाषावाद से फिर शुरुआत हुई क्षेत्रवाद से, फिर सांप्रदायिकतावाद से, फिर जातिवाद से। मंडल कमीशन क्या है? आरक्षण का मुद्दा क्या? आज आरक्षण का मुद्दा जातिवाद का मुद्दा है। हर एक जाति चाहती है कि उसको रिजर्वेशन मिले, जाति आधारित रिजर्वेशन बन चुका है। अगड़े और पिछड़े की बात होती है तो जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, ये सभी सोशल प्रॉब्लम बड़े लंबे तक बनी गई।
समाज में एक वर्ग अपने आप को उच्च दर्जे के तौर पे बैठा देख रहा था, एक अपने आप को पिछड़ा देख रहा था, एक अपने आप को निम्न देख रहा था। तो भारतीय समाज भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे अलग अलग था, संगठित था। ठीक है। मुस्लिम समाज की अवस्था बहुत निम्न थी उस समय। आज भी आप देखते हैं कि एजुकेशन में थोड़ा सा ये समाज काफी पिछड़ गया। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी? एक तो दुविधाग्रस्त थे, डायलेमा में थे, क्योंकि एक मन तो पाकिस्तान समर्थन था, क्योंकि पाकिस्तान बन ही रहा था धर्म के नाम पे, और दूसरा मन भारत से को छोड़ के जाने का भी नहीं था कि भारत को, तो एक तरफ तो भारत के प्रति देशभक्त बने रहना था और दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी जुड़ाव, इसलिए क्योंकि बहुत सारे सगे संबंधी पाकिस्तान चले गए। तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा बना के रखना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, और वो उन्होंने बाद में बना के रखा। और यही आपको पता है कि क्योंकि लगाव किस तरीके का था, जो भारत में पले बढ़े थे, पैदा हुए थे, उन्हें भारत से ज्यादा लगाव था। वो नहीं चाह रहे थे कि इस सरजमी को छोड़ें, और इसीलिए उन्होंने भारत को चुना, पाकिस्तान को नहीं चुना, और भारत के प्रति वो लगे रहे। लेकिन एक अविश्वास की भावना, बहुत सारे मुस्लिम तो भारत के विभाजन में, जो भारत में रह गए, उन्होंने भी भारत के विभाजन में खुद को ही जिम्मेदार माना कि ये हमारे कारण से हुआ, और लंबे समय तक चलता रहा, और यही कारण धार्मिक द्वेष का कारण बन गया। दूसरे वर्गों ने भी इनको ही जिम्मेदार माना। जो सांप्रदायिक हिंसाएं हुई तो आपस में धार्मिक द्वेष हो गए। ठीक है। बहुत सारी हत्याएं हुई, बहुत सारी हिंसा हुई, दोनों समुदायों का बहुत विनाश हुआ। तो इसके बाद जो है एक साथ, तब भी एक साथ ही रहना था, लड़ झगड़ के सब कुछ करके पूरी तरीके से तो कोई नहीं गया, तो एटलीस्ट एक साथ रहने में मन में एक परसेप्शन क्रिएट हो गया, पूर्वाग्रह बन गया। इसलिए धार्मिक द्वेष समाप्त अभी भी नहीं हुआ है। आज भी आपको पता है कि जब भी मौका मिलता है हम एक दूसरे के खिलाफ आकर के खड़े हो जाते हैं। क्यों? वो जड़ें जो विभाजन के दौरान जड़ी थी वो आगे आकर के हमारे सामने खड़ी हो जाती। समझ रहे बात को? नहीं समझ पा रहे? ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सांप्रदायिकता हमारे सामने तो सब कुछ ठीक है, ये है वो है, ठीक है, लेकिन जब आप पीड़ित होंगे इस चीज से, किसी हिंसा में, किसी प्रकार के सांप्रदायिक दंगे में, यदि कोई आपके घर का व्यक्ति खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो निश्चित तौर पे फिर आप बहुत अलग नजरिए से देखने लग जाएंगे समाज को, सोसाइटी को। और ऐसे लोगों को सिलेक्ट भी किया जाता है जो धार्मिक तौर पे उत्पात मचाने वाले वर्ग हैं। दोनों धर्मों में हैं, सभी धर्मों में होते हैं कि एक वर्ग ऐसा होता है जिसका काम ही होता है व्यवस्था फैलाना, सब जगह पे है। वो क्या करते हैं? ऐसे लोगों को लक्षित करते हैं। जब कभी दंगा हो तो ये मान के चलिएगा कि आने वाले समय पे और बड़े दंगे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग पीड़ित हैं उन पीड़ित वर्गों को टारगेट किया जाता है, उनकी सहानुभूति उनके साथ मतलब इस तरीके से जोड़ा जाता है ताकि आगे आने वाली घटनाओं में ये लोग अंजाम दें। है ना? समझ रहे हैं? जो मरहम लगाएगा आप में तो कल के दिन वो मरहम का बेनिफिट भी ले सकता है। ठीक है। इसलिए स्वाभिमान के साथ रहना चाहिए, कभी भी मांग के मत खाइए। कौन किस मनसा से दे रहा है पता नहीं, किसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है। तो हमें कई बार ये लग जाता है ना कि यार मदद ले लेते हैं, मदद उदद कभी नहीं लेनी चाहिए, किसके मन की दुविधाएं क्या है, और बाद में फिर आपको उसका, बहुत सारी मूवियाँ बनी हुई हैं इस पे, आप कभी देखिएगा कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। दूसरा, अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व क्या एक समस्या नहीं थी? स्वतंत्रता के बाद भी देश में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिसको अंग्रेजी नहीं पता थी। आम जीवन में हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा थे। हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषाएं बहुत सारी थीं, लेकिन अंग्रेजी का प्रभुत्व कहाँ बना रहा? कोर्ट में बना रहा। जितने भी कोर्ट हैं सब अंग्रेजी में चलते रहे, जितनी भी पद्धतियाँ सब अंग्रेजी में चलती रहीं। तो एक तरीके की गुलाम मानसिकता बन गई हमारी। अब आज भी क्या गुलाम मानसिकता छोड़ पा रहे हैं? अब तो और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। छोटे बच्चों को कौन हिंदी मीडियम में पढ़ाना चाह रहा है? नहीं पढ़ाना चाह रहा है। ये तो अब गवर्नमेंट, अभी आप बड़ी खुशी हुई कि अभी गवर्नमेंट ने अब जा करके आज़ादी के 75 साल में मेडिकल कॉलेज का पाठ्यक्रम हिंदी में तब्दील किया है ना। अभी की न्यूज है। आप अभी पिछले एमपी में तो पूरा पाठ्यक्रम चेंज हुआ है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोला कि अब एमबीबीएस आप हिंदी मीडियम में कर सकते हैं। तो अब आपने इंग्लिश, क्यों इंग्लिश में पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि इंग्लिश में ही सी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। कभी आपने ट्रांसलेट कराने की कोशिश ही नहीं की, कंटेंट ही अवेलेबल नहीं कराया, है ना। तो आपने प्रशासनिक सेवाओं से लेकर के हर जगह पे अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व रखा, जो भारत की एक गुलाम मानसिकता को दिखाता है। अब गुलाम मानसिकता क्या होती है पता है?
गुलाम मानसिकता क्या थी? अंग्रेजों के शासनकाल में जो पढ़े लिखे लोग होते थे, जो उच्च पदों पे आसीन होते थे, आज पुलिस से क्यों डरते हो आप? पुलिस किसके लिए बनाई गई है? ब्यूरोक्रेसी से क्यों डरते हैं लोग आज के? ये डेमोक्रेसी के लक्षण नहीं है। ये पुलिस बनाई गई आम जनता के लिए, पुलिस चल भी रही है आम जनता के पैसों से, सारा टैक्स कलेक्शन सब कुछ वही दे रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट तब भी वही जनता डरे। ये गुलाम मानसिकता का शोषण है। अंग्रेजों ने इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई कि लोगों को डरा के रखा गया, धमका के रखा गया, ब्यूरोक्रेसी का दबदबा होता था। वो पावर, वो ब्यूरोक्रेसी, वो नौकरशाही आज भी व्याप्त है, आज भी उसी रूप में देखने को मिलती है। तो अंग्रेजों ने, मतलब अभी भी आप देखते हो ना, कोई व्यक्ति आ जाए बिल्कुल सूट बूट पहन के, बिल्कुल तुरंत प्रभावित हो जाते हो। जैसे लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, कहीं टूरिस्ट प्लेस में घूमने जाओ आप लोग, है ना, कोई अंग्रेज देख लो, सब पागल हो जाएंगे, फोटो खिंचाने को मिल जाए या कुछ हो जाए। ये क्या है? एक गुलाम मानसिकता है हमारी, कि जैसे ही हम किसी या उच्च पद में आसीन कोई व्यक्ति खड़ा हो, तुरंत उसके साथ फोटो खिंचाने लग जाएंगे। उसको आपसे कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्यों? ये अंग्रेजी मानसिकता, अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी रीति रिवाजों के हम गुलाम बने हुए हैं इस कारण से। हाँ ठीक है, उसके हम गुलाम बने हुए हैं, उस रूप में भी हम इसको अपना बना करके देखते हैं। समझ पा रहे हैं बात को मेरी? समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? आज भी है कि नहीं आप लोगों के अंदर? कभी बैठ के इस बात को सोचिएगा कि आप कितने गुलाम हैं अभी भी। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? कल मैंने पिछले सेशन में आपको डेटा दिया था, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। औद्योगिकरण की समस्या, नया देश था, एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, तो हमें पूरी तरीके से क्या करना था, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, लघु और कुटीर उद्योग या हस्तशिल्प उद्योग थे उनको समाप्त कर दिया, उनको प्रमोट नहीं किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया नहीं इंडिया का। केवल उन क्षेत्रों पे ही इन्होंने टेक्नोलॉजी है उनका प्रयास किया जिससे शोषण और बढ़ जाए। ट्रांसपोर्टेशन पे काम किया नो डाउट, बट उसका भी उद्देश्य क्या था कि कैसे और शोषण कर सके। तो एटलीस्ट औद्योगिकरण एक बड़ी समस्या थी, बड़े उद्योग थे नहीं, तो ब्रिटिश उद्योगों पर ही निर्भरता थी, हम आयात ही करते थे, कच्चे माल के निर्यातक थे, तो एटलीस्ट औद्योगिकरण करना एक बड़ी समस्या थी। कृषि की समस्या इतनी थी कि बड़ी संख्या में लोग रोजगार में तो लगे थे पर अपना पेट नहीं पाल पाते थे, अपने घर का खाना नहीं, देश को नहीं खिला पाते थे। तो कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना एक बड़ी समस्या थी, कृषि का विकास करना, उसका आधुनिकीकरण करना, ये एक बड़ी समस्या थी तत्कालीन समय में। तो एटलीस्ट कई सारी मल्टीपल प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती हैं। एक बार आप लिस्टिंग करेंगे ताकि आप लोग एक बार प्रॉब्लम लिख लें। हेडिंग डाल लीजिए, स्वतंत्र भारत के समय, या लिखें भारत में स्वतंत्रता के बाद की समस्याएं। भारत में स्वतंत्रता के बाद की समस्याएं, भारत में स्वतंत्रता के बाद की समस्याएं। ठीक है, लिखिए। पंद्रह अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए भारत तथा यहाँ की निवासित जनसंख्या विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित थी, जिनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। मैं केवल आपको ऐसे पॉइंट ही लिखवा दूं, बस डिटेलिंग तो कराना नहीं है ना, वो तो आप सब कर लोगे। पहला लिख लो, विभाजन के साथ स्वतंत्रता। दूसरा, शरणार्थियों की समस्याएं। तीसरा, एकता और अखंडता की समस्या।
एकता और अखंडता की समस्या। चौथा, देसी राज्यों की समस्याएं, देसी रियासतों या देसी राज्यों की समस्याएं। पांचवा, कश्मीर की समस्या, कश्मीर की समस्या। नेक्स्ट, हैदराबाद, भोपाल व जूनागढ़ की समस्या। हैदराबाद, भोपाल व जूनागढ़ की समस्या। नेक्स्ट, पाकिस्तानी दुष्प्रचार और भारतीय मुस्लिम समाज। पाकिस्तानी दुष्प्रचार और भारतीय मुस्लिम समाज। तो देखो, अंग्रेजों ने पहले पूरा प्लान किया कि कैसे न कैसे करके इनको अलग किया जाए, और फिर पाकिस्तान के द्वारा प्लान किया गया। अभी भी आप देखते हैं कोई भी मुद्दा होता है भारत का, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे ज्ञान वापी से लेकर के ट्रिपल तलाक से लेकर कोई भी मुद्दा हो, पाकिस्तान आकर के कमेंट पास करना चालू कर देता है। ये हमारे देश के आंतरिक मामला है, अंदरूनी मामला है। हम इसमें किसी भी देश का कोई भी हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। हमारे देश के नागरिक हैं। सीए और एनआरसी पे देखिए कितना बवाल हुआ था, और स्टेट स्पॉन्सर्ड भी होता है। कई बार भारत में जो अराजक माहौल पैदा होते हैं, इसमें पाकिस्तान का सीधा सीधा हाथ पाया जाता है ना। अभी पीएफआई का मैटर आप खूब देख रहे होंगे, चर्चा में है। तो ये सब क्या है, एक तरीके से कश्मीर को एक देश बनाने के, अभी एक बड़ा विवाद चला बिहार बोर्ड के द्वारा किया गया, आप लोगों ने पता चला है। बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन अभी पूछा गया, बड़ा वायरल हो रहा है वो, और मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट उसमें एक क्वेश्चन था कि कौन से देश का था, मतलब निम्नलिखित, मतलब वो नागरिकता होती है ना, कि जैसे चीन में रहने वाले नागरिकों को चीनी कहते हैं, तो नेपाल में रहने वालों को क्या कहेंगे, भारत में रहने वालों को क्या कहेंगे, इंग्लैंड में रहने वालों को क्या कहेंगे, कश्मीर में रहने वालों को क्या कहेंगे। तो यहाँ पे कश्मीर एज ए कंट्री के तौर पे दिखा रहे हो, ठीक है। तो एटलीस्ट ये गलत है पूरी तरीके से, है ना, और ये एजेंडा है एक तरीके का। तो कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, और कश्मीर को अलग देश के तौर पे दिखाने की जो मानसिकता है, ये पाकिस्तान की रही है, और इस मानसिकता को पोषित करना अभी उसमें चल रहा है मैटर काफ़ी, देखते हैं क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के द्वारा भारत के अंदर अशांति फैलाने के लिए सभी प्रयास किए गए, है ना। नेक्स्ट, कोई ना कोई विषय बना ही लेते हैं ये लोग, हाँ, एक विषय बना ही लेते हैं। कम से कम इतना एजुकेशनल संस्थानों को चाहिए कि ऐसी चीज़ों से बचें, है ना, क्योंकि देखो उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बड़े लोगों तक पहुंचता है। बच्चे क्या है ना, बच्चों की मानसिकता बहुत सामान्य सी है, उनको क्या, जो चीज़ सिखा दो वो सीख जाएंगे, वो मान जाएंगे। तो बहुत सोच समझ के गढ़ना चाहिए। कभी भी ऐसी भी कोई भी चीज़ उनके सामने मत लाइए जो एक तो तथ्यात्मक नहीं है, तथ्यों से परे हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, 4 बार वेरीफाई करता हूँ, नोट्स भी रखता हूँ, ताकि कभी कोई गलत फैक्ट आपके पास ना पहुँच जाए। जरूरी होता है कि भाई वेरीफाई, आप तक गलत सूचना यदि पहुँचा दी गई तो फिर क्या है, आप उसी का अनुपालन करते रहेंगे। तो हमेशा प्रयास ये किया जाता है कि भाई कोई भी चीज़ गलत ना जाए, क्योंकि कोई भी हो, कितने भी शिक्षक हों, कितने मेमोराइज कर देंगे, या तो पीडीएफ रखेंगे यहाँ पे पीछे, एक विकल्प ये होता है, ठीक है। मैं बहुत सारा कंटेंट आपका रखता हूँ और आपको बताता हूँ सारी चीज़ें, ताकि कोई भी तथ्यात्मक एरर ना हो। जो एक बार जबान से निकल गया फिर वो वापस नहीं आती हैं चीज़ें। और कई बार भावनाओं में कुछ गलतियाँ भी होती हैं, नो डाउट, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, लेकिन थोड़ा सा इन चीज़ों पे बहुत वेरीफाई करके बचना चाहिए शिक्षण संस्थानों को। हाँ, जब 370 हटा था सब बड़े प्रसन्नता का विषय तो था, इसलिए प्रसन्नता का विषय था क्योंकि जम्मू कश्मीर का विकास बाधित था आर्टिकल 370 के कारण से। सबको जम्मू कश्मीर में एक्चुअली लोग क्या है ना, वहाँ पे बहुत भोले और सीधे साधे लोग हैं, उन्हें लग रहा था कि 370 के कारण से उनका विकास हो रहा है, जो कि नहीं था। 370 तो पूरे विकास में, केंद्र सरकार कोई वहाँ डेवलपमेंट पॉलिसी ला ही नहीं सकती थी। जो कुछ भी होगा राज्य विधानसभा, तो वो एटलीस्ट उनका डेवलपमेंट बाधक के तौर पे काम कर रहा था वो। और जब हटा
तो प्रसन्नता वाली बात तो थी, लेकिन एटलीस्ट इस तरीके की प्रसन्नता लोगों को नहीं दिखानी चाहिए कि कश्मीर को लगे कि शायद हमें विजिट किया गया। वो थोड़ा सा लोगों ने किया था। ठीक है, वो चलिए अलग मुद्दा है, उस पर नहीं चलेंगे। कहाँ पे है, कितने पॉइंट हो गए? 7 पॉइंट। और आप बताओ, और कुछ और लिख लो। अगला लिखिए, विदेशी राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने की समस्या। इसका मतलब समझ रहे हैं, विदेशी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी? अंग्रेजों के द्वारा जो नियम कानून और ये सब बनाए गए थे, उससे जुड़ी हुई समस्या। नेक्स्ट, हिंदू समाज की असंगठित अवस्था। हिंदू समाज की असंगठित अवस्था। नेक्स्ट, मुस्लिम समाज की निम्न अवस्था। बेटा कैसे लिख रहे हो आप, टेढ़ा मेढ़ा? प्रीति जी, कैसी राइटिंग है? कोई बड़े शब्द, कोई छोटे शब्द, कब सुधरोगे आप ये बताओ? हाँ, रोटी एक ही साइज की बनाती है ना, फिर इनके साथ क्या दिक्कत है? क्यों दिक्कत हो रही है? राइटिंग आप में से किसको लग रहा है कि मेरी अच्छी नहीं है? अभी राइटिंग वाले कितने लोग हैं? 1 2 3, अभी आपकी भी अच्छी नहीं है। चलो सुलेख की क्लास में चालू कराऊं क्या? यही दिन बच्चे थे तो ये भी शुरू कर देते हैं कि मैं आपको कुछ सुलेख लिखवाऊं। या फिर आप एक काम करोगे आप लोग, चलो आपको मैं टास्क दूंगा ये, कि आप डेली 1 पेज सुलेख लिख के दिखाओगे मुझे। ठीक है, मैं एक लिस्ट बना लेना आप, ठीक है, इन सब की जितने नाम हैं, और डेली ये सुलेख दिखाएंगे मुझे। सुलेख क्या होगा? करंट अफेयर्स का कोई एक टॉपिक उठाओगे, न्यूज़पेपर से उठा लो चाहे जहाँ से उठा लो, और उस टॉपिक को आप लिखोगे अच्छे से अपनी राइटिंग पे। तो इससे करंट का टॉपिक भी हो जाएगा, और डेली आप 15 मिनट 20 मिनट में 1 पेज यानी 100 शब्द का सुलेख लिखोगे। ठीक है, शब्दों को संतुलित, और उसमें जो कमियां होंगी मैं आपको बताऊंगा। सुलेख मतलब होता है अच्छा लेख, साफ सुथरा, इसको सुलेख कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, धार्मिक द्वेष का मतलब है धार्मिक द्वेष एवं सांप्रदायिक माहौल। अगला है धार्मिक द्वेष एवं सांप्रदायिक माहौल। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व। अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व। हिंदी भाषा को पिछड़ेपन का जो है एक मतलब बना दिया गया कि हिंदी अंग्रेजी नहीं आती तो आप पिछड़े वर्ग में हैं, ये मानसिकता विकसित किया जाना। सर एक मेरे साथ में कमेंट हुआ था, मैं गया था राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन के सामने मैं फोटो शूट कराना चाहता था। तो AIM करके ऐसे कोई जो है न्यूज़ है जो है, वहाँ पर वो शूट कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कमेंट पास कर दिया, SPG कमांडो से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि ये बिहारी हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। तो मुझे बहुत बुरा लगा कुछ टाइम के लिए। फिर मैंने उनको गुस्से में भी रिप्लाई दिया था, लेकिन SPG कमांडो फिर मेरे भावनाओं को समझते हुए खुद ही फोटो मेरा शूट किया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ सर कि ऐसे ही कमेंट पास कर दिया था? देखो थोड़ा सा क्या है ना, हमारे देश के बाहर से लेके देश के अंदर तक एक से एक नस्लीय हमले जो होते हैं ना, नस्लीय हमला है कि क्षेत्र के आधार पे नॉर्थ ईस्ट के लोग बेचारे दिल्ली में समझिए किस कंडीशन में रहते हैं, आते हैं वो, और क्यों नहीं मिल पाते वो? क्योंकि उनको भी नस्लीय हमले किए जाते हैं। एक वर्ग है ऐसा जिसकी मानसिकता दूषित है, जो भारत को, अब बताओ न्यूज़ एजेंसी में थे तब तो बहुत ज़्यादा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि माइंडसेट है। देखो सड़ा हुआ माइंडसेट के लोग हर जगह हो सकते हैं। अच्छा, आपने भी रिप्लाई दिए, आपने क्या बोला? नहीं, आपको बोलना चाहिए ना कि हाँ मैं बिहार से हूँ भाई, आपको भी बोलना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए कि हाँ मैं बिहार से हूँ। बताइए। मैंने बोला सर कि मैं बिहारी नहीं हिंदुस्तानी हूँ, और आप लोग मुझे राज्यों में डिवाइड ना किया गया। फिर SPG कमांडो इससे प्रभावित हो गए, खुद ही मेरा फोटो खींचा, लेकिन उस वक्त बहुत मुझे गुस्सा लगा।
भारी भरकम उत्तर देके आ गए। खराब हो गया सर, ऐसा बिजली और रात है, मैंने क्या बताया आपको, ये गुलाम मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने विभाजन वो करके गए थे, ये भी विभाजन करके बैठे हुए हैं देश का। साउथ वाले कभी भी आएंगे, नॉर्थ वालों से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। सर पाकिस्तान के जो मुसलमान लोग थे उनकी जनसंख्या उस समय कितना रही होगी? जो यहाँ से माइग्रेट किए थे, लगभग उस समय भारत की आबादी कितनी मैंने आपको बताई थी, कितनी थी टोटल? 34 करोड़ के आसपास इतनी जनसंख्या थी। जो यहाँ से पाकिस्तान माइग्रेट हुई, लगभग 7 करोड़ के आसपास की जनसंख्या माइग्रेट हुई थी दोनों उसमें दे करके, दोनों क्षेत्रों में। आज वहाँ पे लगभग 20 करोड़ के आसपास की आबादी, 19 करोड़ 20 करोड़ के आसपास आबादी है वहाँ की। तो आबादी दोनों क्षेत्रों में बड़ी है, जबकि पाकिस्तान पहले 2 भागों में था ना, अब तो बांग्लादेश अलग ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। गुलाम क्षेत्रीय भाषा उसको भी असभ्यता का प्रतीक माना जाता है। किसका? क्षेत्रीय भाषा को। क्षेत्रीय भाषा को जैसे लाइक सर जैसे कि हमारे बुंदेलखंडी बोलने लग जाए हम। सर जैसे हम लोग मगही बोलते हैं हाँ, और सारे लोग ऐसे कहते हैं गुलाम मानसिकता। आपको उनको रिप्लाई करना चाहिए कि आप गुलाम मानसिकता के व्यक्ति हैं। आज आप भी, अभी भी आप गुलाम हैं अपनी सोच के आधार पे, आज अभी भी गुलाम हैं। आप बंटवारे की राजनीति करते हैं, तो 4 भारी भरकम शब्द और बोल देते हैं। आप भारत में रह रहे हैं, आपको ऐसे लोग मुझे नहीं मिलते हैं आधे घंटे बैठा के क्लास। हाँ, सब पूरे देश वाले ऐसे सोचते हैं। नहीं, पूरे देश के लोग नहीं सोचते। एटलीस्ट कई जगहों पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, जैसे महाराष्ट्र में मिलता है। अब देखो, बिहार माइग्रेट क्यों करता है, उत्तर प्रदेश माइग्रेट क्यों करता है? 2 कारण है। जनसंख्या ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो पेट चलाना है तो कहीं तो जाना पड़ेगा ना। आज बिहार का व्यक्ति आ करके यहाँ पे 200 300 400 रुपए की दिहाड़ी में काम करता है, और जो ये महल बने हुए दिख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इमारतें, बिहार के आदमी ने बनाया है, यूपी के हाथों ने बनाया है, बिहार के हाथों ने बनाया है। तो ये प्राउड का विषय है, ये हमें प्राउड रखना चाहिए अपने ऊपर कि यदि हम ना हो ना, तो यहाँ का ये पत्ता पत्ता पूरा बिहार दी ये कह देना कि अब जा रहे हैं वापस, जाओ भाई, ये सब सड़कों में आ जाएंगे। 4 दिन बाद इनकी फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ सब बंद हो जाएंगी। बट एट लीस्ट पेट की भूख है जो सबको एक जगह पे लाके खड़ी किए हुए। लेकिन जो काम कर रहे हैं, चोरी तो नहीं कर रहे हैं ना भाई। यहाँ 18 घंटे मेहनत करके यदि 400 रुपए कमा रहे हैं, तो इसमें कौन सी दिक्कत है? इसमें कोई वो उनसे तो ठीक है ना, जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जो रात दिन जो है दूसरे का गला काट रहे हैं, किसी तरीके से फ्रॉड करके पैसा कमा रहे हैं। ये जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, ये आपको ऐसे ही है कि ऐसे ही करोड़पति बन गए। ये करोड़ों रुपए की टैक्स की चोरी करते हैं भारत सरकार की, 50 हथकंडे अपनाते हैं, तो चोर लोग बैठे हुए हैं। तो जो ईमानदारी से काम कर रहा है, ठीक है, अब उसको वो फिर वही बात, वो हीन मानसिकता बैठा दी गई है, वही हीन मानसिकता में वो जीता रहता है। अमीर गरीब की मानसिकता बैठा दी गई है। अमीर कभी चाहता ही नहीं है कि गरीब कभी बढ़े या कुछ हो। वो जानते हो उसका क्या कमेंट था? कमेंट ये था कि ये इसकी फोटो ना खिंच जाए राष्ट्रपति भवन के सामने। दर्द होता है उन्हें। यहीं पे भारत वर्सेस इंडिया का कॉन्सेप्ट आता है। भारत जो गरीब है ना, जो भारत बसता है वास्तव में वो गांव में बसता है, ग्रामीण भारत की बात होती है। इंडिया में वो ऐसा वर्ग है जो आर्थिक तौर पे संपन्न तो हो गया है, लेकिन वो सबको एक साथ नहीं लेके चलना चाह रहा। भारत सबको साथ लेके चलना चाह रहा है। तो अंग्रेजों की मानसिकता थी जो अभी भी बटी हुई दिख रही है। तो हैं कुछ लोग, अब क्या करोगे आप उनका? ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा बैठा कर रिप्लाई कर सकते हैं, वो बहस में उतारू हो जाएंगे। पर आपने जो रिप्लाई किया अच्छा था। शिक्षित हो जाने का मतलब ये थोड़ा ना है न्यूज़ चैनल में हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे। शिक्षित हो जाने का मतलब ये थोड़ा ना है कि उसके अंदर समझदारी आ गई। एक से एक लोग देखे हमने जो शिक्षित पढ़े लिखे बहुत हैं, पर उनके अंदर समझ भावनाएं कुछ भी नहीं है। उन्होंने यही चीज़ सीखा ही है। ठीक है, आप अब तो चलो हम उत्तर भारत के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट वालों का कभी सोचिए कि किस पीड़ा से दिल्ली में रहते होंगे। उनको फ्लैट नहीं मिलते, घर नहीं मिलते हैं, नस्ल भेदी उनको बहुत सारी बातें जो नस्लीय तौर पर उन्हें बोली जाती हैं, और फिर कहते हैं कि उत्तर पूर्व वालों से कितनों से मिले हो आप लोग? कोई एक सिंगल मित्र भी नहीं होगा आपका। पहली बात तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट क्या हो गया? 0। साउथ इंडिया में से किसी से नहीं मिले होगे आप लोग। इसीलिए
साउथ में जाओगे वहाँ पे भी वो फिर लैंग्वेज का डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। हाँ, परीक्षा जो सेट करते हैं वो आईएएस अधिकारी होते हैं पहले तो, खुद ही एक अच्छा खासा अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। क्यों जानना चाह रहे हैं ये? वो योग्यता आती है 50 साल सर्विस करने के बाद। उनके अंदर ये भावनाएं नहीं होती हैं। वो सब ट्रेनिंग में आपके अंदर की गंदगी निकाल, पहले तो आप फिल्टर करके ही पहुंच रहे हो पहले तो, फिर ट्रेनिंग में गंदगी निकाल दी जाती है। आप सोचो इंडियन आर्मी के जवानों को कभी देखिएगा एक थाली में खाएंगे सबके सब, ठीक है, वो सब ये यहाँ सिविलियंस में है सब सड़न। आप सोचे सिविल सर्विसेज में वहाँ नहीं है, वहाँ सब बराबर। वो ट्रेनिंग में आपका काम ही यही है कि आपको इंडिया दिखा, तभी तो भारत दर्शन कराया जाता है। पूरा भारत आपको महसूस कराया जाएगा, दिखाया जाएगा, आम संवेदनाएं आपको महसूस कराई जाएंगी। तो सिविल सर्वेंट नहीं होते कभी। आईएएस अधिकारी बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होता है, बहुत तर्कशील व्यक्ति होता है, बहुत ऑब्जेक्टिविटी वाला व्यक्ति होता है, और जब कभी आप उसे मिलेंगे बहुत हम्बल नेचर होता है, बहुत विनम्र आपको मिलेगा। बहुत एटीट्यूड में, एटीट्यूड वो किनके साथ दिखाते हैं? जो निम्न अधिकारी और जो काम नहीं करते हैं, जो करप्ट हैं। जनता सिविलियंस के लिए बहुत हम्बल होते हैं अधिकारी। किसी भी कार्यालय में जाइएगा आपको बहुत हम्बलनेस के साथ मिलेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। कभी जन सुनवाई दिवस वगैरह में नहीं गए? नहीं मौका पड़ा, लेकिन जाइए, बहुत अच्छे से आपको डील करेंगे। ठीक है, चलो अलग विषय। गुलाम मानसिकता, अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व तथा गुलाम मानसिकता का विकास। नेक्स्ट, बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा के निम्न स्तर की समस्या, कृषि के विकास की समस्या, कृषि की विकास की समस्या, खाद्यान्न संकट की समस्या, औद्योगिकरण की समस्या, औद्योगिकरण की समस्या, औद्योगिकरण की समस्या। समस्या को तो पीछे ही बताया था, अभी बता दिए। ऐसा एक बार बोल देंगे ना, बड़े जैसे सामाजिक के दर्द हो, आर्थिक के दर्द हो, राजनीतिक के दर्द हो, और अन्य इकट्ठा हो जाएगी तुरंत। ऐसा प्रयास करें। ऐसा ही तो है, और क्या है इसमें? ऐसा ही तो है। अब इसको डिवाइड नहीं कर पा सकते, आपको ये नहीं समझ में आएगा कौन सी आर्थिक है, कौन सी सामाजिक है, कौन सी है। इसमें क्या दिक्कत है? नेक्स्ट, और आप लोग बताओ अब और क्या हो सकती है। पिछले सेशन में मैंने आपको, अच्छा लैपटॉप नहीं लगा है, पिछले सेशन में मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट दिए थे, तथ्य दिए थे। ये तथ्य जो आपको दिए थे, शिक्षा का स्तर क्या था, स्कूल कितने थे, कॉलेज कितने थे, यूनिवर्सिटी कितनी थी, तब कितनी थी और अब कितनी है, तो ये शिक्षा को लेकर के था आपका। इसके बाद आपका ये एक तरीके से महंगाई की समस्या, ये भी लिखिए। महंगाई की समस्या हमेशा ही बनी रही ये, क्योंकि ये खांचा कब होता है महंगाई की समस्या? जब प्रति व्यक्ति आय इतनी उच्च नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट, जीडीपी बजट या देश के अंदर का जो एक आर्थिक कह सकते हैं, एक निम्न विकासशील अर्थव्यवस्था या निम्न आर्थिक विकास, ये लिखिए, निम्न आर्थिक विकास, निम्न आर्थिक विकास। आधारभूत संरचना की समस्या, आधारभूत संरचना में सब आ जाएगा आपका, रेलवे हो जाएगी, सड़क हो जाएगी आपकी, कोई भी परिवहन, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, और साथ साथ
आधारभूत में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, सब आधारभूत संरचना है। आधारभूत समझ रहे हैं ना, जो फंडामेंटल्स प्रॉब्लम है, हाँ, सब संचार, ये सब आपकी आधारभूत संरचना में आती हैं। ट्रांसपोर्ट, ये सब आती हैं आपकी। एग्रीकल्चर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जीडीपी का कृषि में योगदान तब कितना था, अब कितना है, कितना कृषि उत्पादन तब था, अब कितना है, खेती से जुड़े हुए लोग तब कितने थे, अब कितने हैं, गेहूं पर एमएसपी तब कितना था, अब कितना है, ये पूरा डेटा मैंने आपको उस दिन बताया था। क्राइम के बारे में भी चर्चा हुई थी कि तब क्राइम क्या था, अब क्राइम क्या है ना, सब बेसिक चीजें चर्चा हुई थी। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नहीं होना, ये एक सामाजिक समस्या में आती है। तो लिखे, महिलाओं का पिछड़ा स्तर, देश की आधी आबादी आपकी पिछड़ी हुई थी। महिलाओं का पिछड़ा स्तर या महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं, महिलाओं का पिछड़ा स्तर या महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं, ठीक है। बहुत बुरी स्थिति थी, लिंगानुपात बहुत कम था, नवजात मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा थी, दहेज प्रथा की समस्याएं थी, बहुत बड़े बाल विवाह की स्थिति थी, ये सब समस्याएं थी, ठीक है। ये लिखिए, निम्न स्वास्थ्य स्तर, निम्न स्वास्थ्य स्तर, निम्न स्वास्थ्य स्तर है ना, सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, डॉक्टरों की संख्या, आबादी, ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी। इसके बाद बेरोजगारी मैंने आपको बता ही दिया था। गरीबी भी आपका मैंने बताया था कि गरीबी तब कितनी थी, 1947 में बात करें तो लगभग 25 करोड़ लोग यानी 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते थे, और वर्तमान में 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते, परसेंटेज में देखें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, निम्न प्रति व्यक्ति आय। उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी आजादी के समय? 274 रुपए वार्षिक। अभी कितनी है? 1,50,326 रुपए वार्षिक। निम्न प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। नेक्स्ट जनसंख्या एक बड़ी समस्या के तौर पे देखा जा सकता है, लिख लीजिए। एक जनसंख्या वृद्धि में व्यापक बदलाव, जनसंख्या वृद्धि में व्यापक बदलाव समय समय पर होते रहे। ये आप देख सकते हैं, ये डेटा है आपका 1951 में 36.110 करोड़ लोग भारतीय थे उस समय जब 1951 की जनगणना हुई। फिर उसके 20 साल बाद देखें तो यही 54 करोड़ हो गए, जस्ट डबल से थोड़ा सा कमी है ये। फिर इसके बाद देखिए 1991 में 84 करोड़ हो गए, फिर 2011 में 121 करोड़, अभी लगभग 137 करोड़ के आसपास भारतीय जनसंख्या आपकी उतनी गति से बढ़ी है। तो ये एटलीस्ट आपका जो है उस समय के डेटाबेस के आधार पे था, और भी इसमें अब तत्कालीन समय की परिस्थितियां जो हैं उस आधार पे ऐड कर लीजिएगा, जगह छोड़ के रखिएगा, लिस्ट छोड़ के रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स तत्कालीन भारत में थी। अब ये भारत को विरासत में मिला, ये सब कुछ, ये थी वसीयत और विरासत जो अंग्रेज दे करके गए, और ये मिला नेहरू को। तो जब कभी भी नेहरू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना करें तो पहले ये देखें किसके पास विरासत क्या थी। कई बार हम करते हैं ना ये चीज, तो विरासत नहीं जब तक समझोगे तब तक प्रधानमंत्रियों की सही तुलना नहीं कर पाओगे। कौन तुलना करता है? वो तो राजनीति बोलते हैं उसको, वो तो राजनीति करना हो गया। लेकिन वास्तविकता तथ्यात्मक तौर पे जाए तो नेहरू को एक नवजात भारत मिला था, जिस भारत ने अभी ही नई सांसें लेनी प्रारंभ की थी। अब उस भारत की सांसें कहाँ अटकी हुई थी, क्या स्थिति थी, ये आपको पता। अब इस भारत को, इस भारत तक पहुंचाना 75 एक प्रधानमंत्रियों का काम रहा, उनकी नीतियों का काम रहा, ठीक है। किसी की नीतियां बहुत बेहतर रहीं, किसी की नीतियां घातक भी बन गई, ठीक है। तो सबसे एक और लिख लो लास्ट, संवैधानिक दस्तावेज को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार, संवैधानिक दस्तावेज को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार विकसित करना, विकसित करना,
ये सारे चैलेंजेस उस समय के भारत में थे। इन सब चैलेंजेस से वो भारत गुजरा है। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा कभी भी तुलना करनी है भारत की, तो तुलना करते समय ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है कि आप तुलना में कभी भी अनजस्टिस ना कर दें। अब नेहरू के काल को जब आप पढ़ोगे तो नेहरू को काल को थोड़ा सा पूर्वाग्रहों से रहित होकर के पढ़ोगे कि उस समय की समस्याएं अलग थीं, तो उस समय की समस्याओं के आधार पर नेहरू को समझना ज़्यादा बेहतर लगता। ठीक है, तो ये भारत की तत्कालीन समस्याएं थी, इनमें ऐड जरूर कर लीजिएगा आप।